हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जगत मोनेरा के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में डिवाइड किया था। सबसे नीचे जो आप देख रहे हैं ये जगत मोनेरा है, और उससे जो है जो दूसरा जगत विकसित हुआ वो है प्रोटिस्टा जगत। और इस प्रोटिस्टा जगत से 3 ब्रांचेस फूटी हैं। पहला जगत है प्लांटी या पादप जगत, दूसरा जगत है फंजाई या कवक जगत, और तीसरा जगत है एनिमेलिया या जंतु जगत। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे जीव जगत को विटेकर के द्वारा 5 जगतों में बांटा गया। तो ये उत्पत्ति के आधार पर बनाया गया है। सबसे पहले उत्पत्ति हुई जगत मोनेरा की, उसके बाद जगत मोनेरा से उत्पत्ति भी प्रोटिस्टा की, उसके बाद फिर प्रोटिस्टा जगत से ये तीनों जगत उत्पन्न हुए, पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत। आज हम मोनेरा जगत के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, विटेकर ने अलग अलग मापदंडों के हिसाब से अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। उसने कोशिका की रचना के आधार पे, पोषण के आधार पे और जनन के आधार पे, कोशिका भित्ति की रचना के आधार पे ये 5 जगत बनाए थे। आज हम ये किंगडम मोनेरा का अध्ययन करने जा रहे हैं। किंगडम मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। और प्रोकैरियोटिक जीव कौन कौन से होते हैं, इनके विषय में हम आज हल्का सा जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि इस मोनेरा जगत में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीव होते क्या हैं। बच्चों, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं 2 प्रकार की कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है। जो ये गोल कोशिका आपको दिखाई दे रही है, ये गोल कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका है, और जो ये अंडाकार कोशिका आपको दिखाई दे रही है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। असल में प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव उनकी कोशिका के आधार पे जाने जाते हैं। जिन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक जीव कहते हैं। मोनेरा जगत के अलावा जो शेष 4 जगत हैं, उस जगत के सभी जीव यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, जबकि केवल मोनेरा जगत ही ऐसा जगत है जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हल्का सा हम जो है इनका डिफरेंस यहाँ पर देखना चाहेंगे। असल में प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराने प्रकार के अविकसित केंद्रक वाले जीव, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है विकसित प्रकार के केंद्रक वाले जीव। यहाँ पर आप जो यूकैरियोटिक कोशिका देख रहे हैं, इसका केंद्रक आप पूरी तरह विकसित देख रहे हैं, और इसमें जो है केंद्रक झिल्ली भी आप चारों तरफ से केंद्रक में देख रहे हैं। अंदर न्यूक्लियोलस ये आपको ग्रे कलर का और ब्लू कलर की बाउंड्री का दिखाई दे रहा है, और साथ में आपको झिल्ली से घिरे हुए कई कोशिकांग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कोशिका द्रव्य में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका भी दिखाई दे रही है, साथ में राइबोसोम भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से अगर आप जो है प्रोकैरियोटिक ये कोशिका को देखेंगे तो इसमें जो है आपको जो न्यूक्लियस या केंद्रक दिखाई देगा ये अविकसित प्रकार का होता है, जिसमें कोई केंद्रक झिल्ली भी नहीं पाई जाती, मात्र डीएनए का एक अणु पाया जाता है, गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इसे हम जो है न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। साथ में जो है यहाँ पर राइबोसोम भी होंगे। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80s प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम कोशिका वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं ये 2 ही एग्जाम्पल इसके प्रकृति में मिलते हैं। एक होता है जीवाणु या बैक्टीरिया, और दूसरा होता है साइनोबैक्टीरिया या नीले हरे शैवाल। अब इसके बाद हम देखने जा रहे हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। मोनेरा जगत में आपने बैक्टीरिया या जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया के विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जीवाणु या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या जीवाणु 2 तरह के होते हैं। पहले प्रकार के बैक्टीरिया जो प्राचीन बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि प्राथमिक प्रकार के जीवाणु होते हैं, प्राइमरी जीवाणु होते हैं। और जो पूर्णतः विकसित जो जीवाणु माने जाते हैं उनको हम यू बैक्टीरिया नाम के डिवीजन में इंक्लूड करते हैं, वे आधुनिक जीवाणु होते हैं। आर्की बैक्टीरिया जो प्राथमिक जीवाणु होते हैं ये बड़े ही विषम परिस्थितियों वाले वातावरण में रहते हैं, और अपने हैबिटेट के आधार पे या अपने वातावरण जहाँ ये पाए जाते हैं उसके आधार पे इनको 3 रूपों में हम जो है डिवाइड कर सकते हैं।
पहले प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया कहलाते हैं मेथेनोजेंस। मेथेनोजेंस का नाम इसलिए है क्योंकि ये मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं और ये अवायवीय श्वसन के द्वारा मीथेन गैस को जन्म देते हैं। ये घास खाने वाले जंतुओं के पेट में भी पाए जाते हैं और जमीन के अंदर भी पाए जाते हैं, और इस तरह से ये दलदली भूमि में भी पाए जाते हैं मीथेनोजेंस। इन्हीं के द्वारा जो है गोबर गैस भी बनाई जाती है। दूसरे होते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया होते हैं जो कि लवणीय या समुद्रीय जीवाणु होते हैं, लवणीय वातावरण में पाए जाते हैं। जहाँ की खारा जल होता है या नमक की मात्रा अधिक होती है, वहाँ ये हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से तीसरे प्रकार के जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वे थर्मो एसिडोफिल्स कहलाते हैं। थर्मो यानी हॉट, एसिडो यानी अम्ल वाले वातावरण में। तो ऐसे अम्ल वाले वातावरण में जो कि हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, गर्म झरने होते हैं जिनमें सल्फर भी पाया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, जो कि हमारे 4 धाम है उत्तराखंड के, वहाँ पर भी ये हॉट स्प्रिंग्स पाई जाती है, तप्त कुंड पाए जाते हैं, वहाँ ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। थर्मो एसिडोफिल्स इनको हम कहते हैं। तो एक्सट्रीम वातावरण में, बड़े ही चरम प्रकार के वातावरण में ये आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये संख्या में जीवाणु की अपेक्षा कम होते हैं। इनमें कुछ ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो इनको इस अति चरम प्रकार के वातावरण में रहने के लिए सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इसके पश्चात आप चलते हैं यू बैक्टीरिया में। यू बैक्टीरिया यानी आधुनिक जीवाणु, जो सामान्य रूप में आप जो जीवाणु कहते हैं वही यू बैक्टीरिया ही होते हैं। यू बैक्टीरिया को अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे अभिरंजक व्यवहार के आधार पर, संरचना के आधार पर और पोषण के आधार पर। अभिरंजक व्यवहार क्या होता है, यानी इनकी स्टेनिंग, अर्थात हम जब इनको प्रयोगशाला में इनका अध्ययन करते हैं तो इनको एक तरह से कलर किया जाता है या इनको स्टेन किया जाता है। वो स्टेन जो है अगर ग्रहण करते हैं तो एक स्टेन कहलाता है ग्राम स्टेन। ग्राम नाम के एक वैज्ञानिक था, उसने उस स्टेन को बनाया था। तो अगर कुछ जीवाणु उस स्टेन को ग्रहण करते हैं तो उसको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, और जो जीवाणु उस स्टेन को ग्रहण नहीं करते हैं, यानी वो कलर उनके शरीर पे नहीं चढ़ता है, तो उन्हें कहते हैं ग्राम निगेटिव जीवाणु। तो इस तरह से हम जीवाणु को 2 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पे, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम निगेटिव जीवाणु। अगर हम संरचना के आधार पे देखें कि उनकी जो रचना होती है जीवाणु की, उनकी रचना के आधार पे हम कैसे अलग अलग प्रकार के जीवाणु को बना सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं कोकस। उनकी आकृति गोलाकार होती है, ये गतिहीन होते हैं। तो गोलाकार जीवाणु जितने भी होते हैं उन्हें हम कोकस बैक्टीरिया कहते हैं। इसके बाद छड़ की आकृति या रॉड की आकृति वाले जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम बेसिलस कहते हैं। इसी तरह से सर्पिलाकार जो जीवाणु होते हैं उन्हें हम स्पाइरलम कहते हैं, और कॉमा की आकृति वाले जो जीवाणु होते हैं उनको हम विब्रियो जीवाणु कहते हैं। अगर हम पोषण के आधार पर जीवाणु को विभक्त करना चाहें तो जीवाणु में पोषण 2 प्रकार का होता है। कुछ जीवाणु जो है स्वपोषी होते हैं और कुछ जीवाणु विषमपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु 2 तरह से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ प्रकाश संश्लेषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। दूसरे कुछ रासायनिक संश्लेषी होते हैं जो कि रासायनिक विघटन के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि बैंगनी सल्फर जीवाणु। विषमपोषी जीवाणु 3 तरह के हो सकते हैं, सैक्रोफाइटिक या मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। तो मृतोपजीवी जीवाणु जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसमें अवघटक आते हैं, और परजीवी जीवाणु जो विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जंतुओं में भी और पौधों में भी। सहजीवी जीवाणु वो होते हैं जो किसी दूसरे जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए साथ साथ रहते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि दाल के जड़ों में पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जीवाणु को अलग अलग आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जीवाणु की कोशिका कैसे होती है। यह जीवाणु के एक कोशिका का जो प्राथमिक स्ट्रक्चर है। इस जीवाणु की कोशिका में सबसे बाहर जो है आपको कई प्रकार के अंगक, ये धागे जैसे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो छोटे छोटे ये आपको रचनाएं जो है हेयर की तरह की दिखाई दे रही हैं, बालों की समान की रचना दिखाई दे रही है, इसको हम फिम्बरी या पाइली कहते हैं। ये फिम्बरी या पाइली संख्या में कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये लंबी आपको ये पूंछ जैसी जो दिखाई दे रही है, ये इसका कशाभ है, फ्लैजलम है, जो कि इसको गमन में सहायता करता है। इसके बाद जो सबसे बाहर की जो लेयर है, सबसे बाहर की लेयर इसकी जो है कैप्सूल के रूप में है। ये कैप्सूल जो है इसको बाहर का रक्षात्मक आवरण का कार्य करता है। इसके बाद जो दूसरी लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली है, जो कि लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पर जो ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल के और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में
जो ये स्पेस आपका व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये कोशिका भित्ति का है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है, बल्कि एक प्रकार के पॉलीमर की बनी होती है, जिसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। इस तरह से बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पादप की कोशिका भित्ति से भिन्न होती है, क्योंकि ये सेलुलोज के स्थान पे पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूकोपेप्टाइड नाम के पदार्थ की बनी होती है। इसके पश्चात अब इसके कोशिका द्रव्य की ओर देखते हैं। यहाँ पर आपको ये विशिष्ट प्रकार की जो यू आकार की घूमी वलयाकार जो रचना दिखाई दे रही है, ये मीजोजोम कहलाती है, जो कि श्वसन में अपनी भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे तंतुमय जो रचनाएं दिखाई दे रही हैं केंद्र में, ये इसका डीएनए है। जो डीएनए क्रोमेटिन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है, अर्थात ये डीएनए नेकेड होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाएगा। इसके बाद इसमें आप जो है झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग भी नहीं पाएंगे, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना हरित लवक होगा, और ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, और ना अंतःप्रद्रवी जालिका होगी। हाँ, राइबोसोम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये जो कि 70S प्रकार के होते हैं। तो ये एक टिपिकल संरचना आपको जीवाणु की दिखाई दे रही है। एक और रिफाइंड बैक्टीरिया सेल्स का हम जो है डायग्राम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर ये सेल वॉल है, यानी कोशिका भित्ति है, और इसके अंदर ये प्लाज्मा झिल्ली है, और उसके अंदर ये आपको डीएनए दिखाई दे रहा है। और इस तरह से आपको यहाँ पर राइबोसोम, ये मीसोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से आपने ये बैक्टीरिया की कोशिका यहाँ पर देखी है। अब ये बैक्टीरिया हालांकि कोशिका भित्ति वाले होते हैं, लेकिन कोई बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और ये बैक्टीरिया जो है बहुत छोटे होते हैं। इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और कोशिका भित्ति न होने की वजह से ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। कभी अगर प्रश्न आएगा कि सबसे सूक्ष्म जीव कौन होते हैं, तो उसका उत्तर ये माइकोप्लाज्मा ही है। ये माइकोप्लाज्मा की आप जो है ये कोशिका देख रहे हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं है, इसमें सीधे जो है बाहर आपको ये प्लाज्मा झिल्ली दिखाई दे रही है, और उसके अंदर ये आपको ये जो रचना आपको दिखाई दे रही है धागे के रूप में, ये इसका डीएनए है, और ये गोल गोल रचना आपको राइबोसोम की दिखाई दे रही है। तो ये माइकोप्लाज्मा अक्सर परजीवी होते हैं, और पौधों में और जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये माइकोप्लाज्मा भी हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया किस तरह से अलग अलग प्रकार से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं, थोड़ा उस पर भी हम जो है चर्चा करते हैं। अधिकतर बैक्टीरिया तो विषम पोषी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि प्रोक्लोरो बैक्टीरिया नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं, वे समुद्री अकशेरुकी के ऊतकों में पाए जाते हैं, और ग्राम नेगेटिव प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रोक्लोरोन नाम का बैक्टीरिया। इसी तरह से पर्पल या ग्रीन बैक्टीरिया जो होता है, यह प्रायः अवायवीय होते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ये रसायन संश्लेषी होते हैं, ग्राम नेगेटिव होते हैं, जैसे कि रोडोस्पाइरोलम व क्लोरोबियम। इस प्रकार, और इसी तरह से विषमपोषी जीवाणुओं के विषय में भी जानकारी लेते हैं। अधिकतर जीवाणु विषमपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना पोषण स्वयं नहीं कर पाते। ये या तो मृतोपजीवी होते हैं, या ये परजीवी होते हैं, या ये सहजीवी होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जैसे स्पाइरोकीट नाम का समूह है, इसी तरह से एरिनोक्रोट्स कोकाई हैं, एंट्रोबैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, मिक्सोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, एंडोस्पोर फॉर्मिंग रॉड्स हैं, कोकाई हैं, नॉन स्पोरुलेटिंग रॉड्स हैं, कीमोऑटोट्रॉप्स हैं। बहुत डिटेल में हमें नहीं जाना है, एक सुपरफिशियल नॉलेज हमें यहाँ पर लेना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर हम देखें जीवाणु के पोषण के विषय में, तो अधिकतर जीवाणु विषम पोषी होते हैं। जो परजीवी होते हैं वे विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते हैं, जो मृतोपजीवी होते हैं वे खाद बनाने का कार्य करते हैं, और जो सहजीवी होते हैं वो किसी अन्य जीव के साथ रहकर अपना लाभ प्राप्त करते हैं, और दोनों जीव म्यूचुअल बेनिफिट प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं कि ये जो जीवाणु होते हैं, इन जीवाणु में जनन किस तरह से होता है। जीवाणु में मुख्यतः अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन के द्वारा बड़ी तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। यहाँ पर आप एक जीवाणु को अलैंगिक जनन करते हुए देख रहे हैं, और इस अलैंगिक जनन की विधि को हम द्विविखंडन या बाइनरी फिजन कहते हैं। इसमें एक जीवाणु कोशिका बराबर दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला उसका कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, बाद में उसका केंद्रक भी
बाद में उसका डीएनए भी विभाजित हो जाता है और इस तरह से 20 मिनट में 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती है। और रिफाइंड इसका हम जो है डायग्राम और देखते हैं। ये यहाँ पर आप देखिए, ये अलैंगिक जनन बैक्टीरिया में द्विविभाजन या बाइनरी फिजन द्वारा होता है। अनुकूल परिस्थितियों में एक बैक्टीरिया लगभग 20 मिनट में 2 बैक्टीरिया में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से बड़ी तेजी से एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में विभाजित हो गया। इसको हम बाइनरी फिजन या द्विविभाजन भी कहते हैं। इस तरह से सामान्य परिस्थिति में तो जीवाणु अलैंगिक जनन या द्विविखंडन के द्वारा ही जनन करता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि जीवाणु जो है लैंगिक जनन भी करता है, जो कि रेयर होता है, दुर्लभ होता है। तो लैंगिक जनन में कुछ बैक्टीरिया आदिम प्रकार का लैंगिक जनन करते हैं या उच्चतर जीवों के लैंगिक जनन से भिन्न होता है। इसमें दो संयुग्मनकारी बैक्टीरिया आपस में पिलाई द्वारा परस्पर जुड़कर संपर्क बनाते हैं। पिलाई एक तरह की हेयर समान रचना होती है जिसके द्वारा दो बैक्टीरिया आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के डीएनए का आदान प्रदान करते हैं। एक डीएनए का सूत्र जो है दूसरे बैक्टीरिया के भीतर पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से इनके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो ये संयुग्मन प्रकार का जो जनन होता है ये बैक्टीरिया में लैंगिक जनन का एक प्रकार होता है। इसको कंजुगेशन हम इंग्लिश में कहते हैं। हालांकि ये प्रतिकूल परिस्थिति में होता है, अन्यथा अधिकतर जीवाणु में तो अलैंगिक जनन ही होता है जो बाइनरी फिजन के द्वारा संपादित होता है। अब हम कुछ जो है बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में भी एक और डायग्राम देखना चाहेंगे। ये बैक्टीरिया की शेप्स का एक और डायग्राम है जिसमें आप देखिए ये माइक्रोकोकस है जो कि गोल होते हैं, डिप्लोकोकस जिसमें कोकस जो है 2 भागों में विभाजित हो जाता है, स्टेफाइलोकोकस जिसमें कोकस का ढेर होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जिसमें कोकस के चेन बनी होती है, बेसिलस बैक्टीरिया ये आप देख रहे हैं रॉड शेप्ड, कोरोनी बैक्टीरिया ये बेसिलस टाइफी बैक्टीरिया जिसमें ये फ्लैजिलम या कशाब है, बेसिलस प्रोटियस है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में कशाब है, ये कुंडलित बैक्टीरिया है या स्पाइरोलम जिसे हम कहते हैं, ये सिफिलिस बैक्टीरिया है, ये नाइट्रोजन स्त्रीकारी बैक्टीरिया है, ये थायो स्पाइरोलम बैक्टीरिया है और ये विब्रियो या कोमा की आकृति वाले बैक्टीरिया हैं। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति वाले बैक्टीरिया आपने यहाँ पर इस डायग्राम में देखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या बैक्टीरिया हमें कुछ लाभ भी पहुंचाते हैं। तो चलते हैं हम आगे बैक्टीरिया से होने वाले लाभों की ओर। बैक्टीरिया वैसे मोटे तौर पे देखें तो लाभ हमें ज़्यादा पहुंचाते हैं। जैसे कि एक बैक्टीरिया राइजोबियम होता है जो कि एक प्रकार का सहजीवी बैक्टीरिया होता है जो कि दाल कुल की फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जैसे मटर, चना और दालों में। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में स्थिर कर देता है, जो कि फिर बैक्टीरिया जो कि हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। इसी तरह से एक और बैक्टीरिया है जो कि एजोटोबैक्टर कहलाता है। यह बैक्टीरिया स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया होता है और ये मिट्टी में रहकर जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर देता है। इस तरह से मिट्टी में उपजाऊपन बढ़ जाता है। इस तरह से स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का जो बैक्टीरिया होता है उससे एक स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की दवाई बनती है, एंटीबायोटिक बनता है जो कि कई रोगों में लाभ पहुंचाता है। इसी तरह से लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कि दूध को दही में बदलने का काम करता है किण्वन के द्वारा। तो ये सारे बैक्टीरिया जो है लाभकारी बैक्टीरिया थे। तो अधिकतर बैक्टीरिया हमें कई प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इसी तरह से आप देखते हैं हानि क्या है बैक्टीरियाओं की। बैक्टीरिया किस तरह से हमें हानि पहुंचाते हैं। जितने भी परजीवी बैक्टीरिया होते हैं वे सभी रोग पैदा करते हैं, पौधों के रोग भी पैदा करते हैं और जंतुओं के रोग भी पैदा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैजा रोग विब्रियो कॉलरी नाम की बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड रोग सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टिटनेस नाम का रोग क्लस्ट्रीडियम टिटने के द्वारा होता है। डिप्थीरिया नाम का रोग जो है कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया के द्वारा होता है। और तपेदिक यानी टीबी का रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ये 5 रोग यहाँ पर होते हैं जो बड़े घातक हैं और मानव में होते हैं। इसके अलावा अन्य रोग भी कई होते हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो बैक्टीरिया हमें कई तरह से लाभ भी पहुंचाता है और कई तरह से हानि का कारण भी बनता है। अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया के साथ साथ जो नीले हरे शैवाल हैं वे क्या होते हैं। बच्चों, नीले हरे शैवाल संख्या में बैक्टीरिया की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। नीले हरे शैवाल जो है रंग के नीले और हरे होते हैं। अक्सर ये चिपचिपे होते हैं क्योंकि इनके शरीर के बाहर जो है एक चिपचिपी श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। ये बड़े एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहने के आदी होते हैं और सूखी परिस्थिति में भी जीवित रह जाते हैं क्योंकि इनके बाहर जो ये श्लेष्मा का आवरण होता है, ये नीले रंग का आवरण आप देख रहे हैं, इस आवरण के कारण ये लंबे समय तक शुष्क और प्रतिकूल परिस्थिति में भी जिंदा रह सकते हैं। अक्सर ये तंतुमय होते हैं। इनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ जुड़कर तंतु बना देती हैं। जैसे कि आप तंतु देख रहे हैं, ये तंतु नॉस्टॉक नाम के एक शैवाल का है। ये शैवाल अक्सर कभी कभी जो है सहजीवी संबंध भी बना लेता है किसी दूसरे पौधे से
और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करता है। यहाँ पर इसके शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं, इनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इस हेट्रोसिस्ट के अंदर माना जाता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया होती है। तो ये श्लेष्मा का आवरण या म्यूसिलेजिनस शीट आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से चिपचिपे होते हैं और प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित रहते हैं। अब जो ये साइनोबैक्टीरिया होता है, इसकी कोशिका कैसे होती है, उसकी कोशिका भी हम देख लेते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया की कोशिका है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही चीज है। ब्लू ग्रीन एल्गी कहें या साइनोबैक्टीरिया कहें, वो एक समान ही है। ये बैक्टीरिया की साइनोबैक्टीरिया की कोशिका आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये बीच में डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये फोटोसिंथेटिक लैमेलिया आपको दिख रहे हैं, जिसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर ये राइबोसोम भी देख रहे हैं। बाहर से ये श्लेष्मा का आवरण आपको दिखाई दे रहा है, उसके अंदर कोशिका भित्ति है। तो इस तरह से ये बड़ा ही सिंप्लीफाइड जो है स्ट्रक्चर होता है किसी भी साइनोबैक्टीरिया की कोशिका का। तो आज हमने जो ये बैक्टीरिया के और मोनेरा जगत के बारे में जानकारी ली, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और इसके डायग्राम्स के द्वारा आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।